हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आपने कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपने देखा कि पेड चैनल्स होते हैं, वीडियोस हैं जो कि आपको एसओएलडीसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के दावे करते हैं। ठीक है, वी आर आल्सो इन दैट सीरीज। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे मेरा आपको समझाने का ये रहेगा कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो रूल्स आप कर रहे हैं, क्या वो रूल्स आपके दिमाग में समझ आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, रटने का अर्थ होता है कि हमें एक चीज को जब हम रट लेते हैं तो हमें लगता है हमें याद होगी। लेकिन एक चीज को जब हम समझते हैं, किसकी कंटेंट को हम समझ जाते हैं, तो समझना कितने आसानी से और कितना इजी लैंग्वेज में हम समझ पाते हैं, दैट इज माय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मेरी इस वीडियो में आपको ये दिखेगा कि किस तरीके से हर रूल को धीरे धीरे हम आपको समझाएंगे। समझने के बाद यू विल बी डेफिनेटली एबल टू गो in the examination hall and without any single minute you will be able to tick the mark to the right and appropriate answer। तो यही हमारी नीड होती है कि हम इतना बड़ा पेपर देने जा रहे हैं यूपीएससी का, तो उसका मार्किंग जो है दैट इज वैल्यूएबल, उसी को प्राप्त करने के लिए हम अच्छे से अच्छा समझना चाहते हैं। तो समझने का कंटेंट यहां हम कंप्लीट करते हैं। मैंने सबसे पहले डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल्स लिया, जिसे देखते ही सबके अंदर एक हवा आ जाता है कि यार ये क्या है, ये तो डिफिकल्ट है। तो क्योंकि ये जीएफआर से कनेक्टेड है, तो जीएफआर करने से पहले अगर हम डेलीगेशन ऑफ पावर फाइनेंशियल रूल्स पढ़ लें, फाइनेंशियल पावर रूल पढ़ ले, तो मेरे ख्याल से आपको जीएफआर का कंटेंट भी और इजी लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि आपकी मैडम ने आपको क्या समझाया है। इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं उस किताब के कंटेंट को तोड़ के स्मॉल कंटेंट में आपके लिए लेकर आई हूं कि आप किस तरीके से उसे क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है शॉर्ट टाइटल। क्या है इसका? देखिए कि ये जो शुरुआत हुई इसकी, दीज रूल्स में बी कॉल्ड द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 2024। क्या है ये? तो ये कहलाए जाते हैं डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स। इसका मतलब किस तरीके से मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ कि जस्ट लाइक ए बुक हैज ए टाइटल, द गवर्नमेंट गिव्स ए टाइटल टू द रूल्स। तो उस रूल में पहला रूल इसका जो आज हम समझ रहे हैं कंटेंट में, वो है डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल। These rules come into force from 1st April 2024। ये आपने आगे याद करना है। नेक्स्ट आप कहते हैं कि जैसे कि एक रूल नोटिफाई होता है 15 मार्च बट से इज इफेक्टिवली ऑन 1st अप्रैल, उसी प्रकार ये 1st अप्रैल ऑनवर्ड को सिमिलरली ये रूल भी अप्लाई हुए थे 1st अप्रैल 2024 को। कि तो अगर कल को आपके पास क्वेश्चन आता है कि रूल को कब ये हमने कमेंसमेंट की, तो 1st अप्रैल 2024। अब आप ये देखेंगे इस रूल की रिलैक्सेशन पावर क्या है। देखिए, जब आप समझ जाएंगे मेरे साथ, तो आई विल प्रोवाइड डेफिनेटली यू एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू आप करेंगे, आंसर अपने आप टिक मार्क करने की कोशिश करेंगे। जब हम डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल कंप्लीट कर लेंगे, देन यू विल बी एबल टू गो थ्रू दैट क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चंस को समझने के बाद आपको पता लगेगा कि मैं कहां पर हूं, वेयर आई एम। तो उतना ही अंडरस्टैंड करने से आपको समझ आ जाएगा। दिस रूल गिव्स द प्रेसिडेंट द पावर टू मेक चेंजेस। तो अगर हम बात करें कि डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल को रिलैक्स करने की पावर किसके पास है, तो आप आंसर क्या दोगे वन वर्ड में? ही इज द प्रेसिडेंट। कहता है बिलो आर द 5 पावर्स विद इजी एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आई एम गोइंग टू गिव यू। फर्स्ट, द प्रेसिडेंट में रिलैक्स एनी प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स फॉर एनी अथॉरिटी। किसी भी अथॉरिटी के लिए प्रेसिडेंट इन एनी ऑफ द प्रोविजन, जो प्रोविजन हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको ये रिलैक्स करने का अधिकार रखता है। तो प्रेसिडेंट आपको पता है एज द हाईएस्ट अथॉरिटी, ही हैज दिस पावर टू रिलैक्स द रूल्स। द प्रेसिडेंट कैन अलो, किसी भी अथॉरिटी को प्रेसिडेंट अलो करता है टू फॉलो अ मोर फ्लेक्सिबल वर्जन ऑफ द रूल, चाहे वो और फ्लेक्सिबल करके दे उसके लिए, या स्किप कर दे किसी पार्ट को रूल के किसी स्पेशल रीजन से। अगर वो स्किप करवाने की जो ताकत किस में है, केवल प्रेसिडेंट में। उसके बाद कहता है, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। ए डिपार्टमेंट इज नॉर्मली अलाउड टू बाय आइटम्स ओनली आफ्टर गेटिंग फाइनेंशियल कंकरेंसी। हमें पता है कि एक डिपार्टमेंट को जब कोई चीज खरीदनी होती है तो क्या करता है, वो खरीदने के लिए फाइनेंशियल कंकरेंस लेता है। यस ऑफ कोर्स इट इज ट्रू, द प्रेसिडेंट में रिलैक्स दिस रिक्वायरमेंट। लेकिन उस फाइनेंशियल कंकरेंस को अगर मैं रिलैक्स करना चाहता हूं, तो वो रिलैक्सेशन की शक्ति कौन दे रहा है? वो प्रेसिडेंट दे रहा है। एंड प्रेसिडेंट कैन अलो दैट डिपार्टमेंट टू बाय अर्जेंटली विदाउट कंकरेंस इन स्पेशल केस। कोई स्पेशल केस है, उसमें मेरे पास समय नहीं है और मैं कंकरेंस दिलवाना चाहता हूं, तो ये नहीं कि मैं प्रेसिडेंट के पास जाऊंगा। दिस इज द प्रेसिडेंट्स
ऑन डिस्क्रिशनरी पावर कि किस पॉइंट के ऊपर वो आपको रिलैक्सेशन दे सकता है। आगे कहता है द प्रेसिडेंट में डेलीगेट एडिशनल पावर टू एन अथॉरिटी। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है किसकी, फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है रिलैक्स करने की, यानी कोई भी चीज को मोर फ्लेक्सिबल बनाना या स्पेशल रीजन से स्किप करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने समझा कि एक डिपार्टमेंट को फाइनेंशियल कॉन्क्रेंस लेने के बाद ही कोई चीज खरीदनी होती है, लेकिन प्रेसिडेंट चाहे तो वो कॉन्क्रेंस को हटाए बगैर आपके डिपार्टमेंट को वो पावर दे सकता है कि आप वो जो डिपार्टमेंट है जो वो खरीदना चाहता है, ही कैन बाय दैट जस्ट बिकॉज द प्रेसिडेंट रिलैक्सेशन। द प्रेसिडेंट में डेलीगेट एडिशनल पावर, अथॉरिटी को डेलीगेट करता है एडिशनल पावर्स। द प्रेसिडेंट कैन गिव एक्स्ट्रा फाइनेंशियल पावर, किसको, जो वित्तीय पावर है वो किसको देता है, एक अथॉरिटी को, अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज ऑलरेडी गिवन इन दीज रूल। फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टर के पास नॉर्मली फाइनेंशियल पावर है सैंक्शन करने की 5 लाख रुपए, ठीक है, तो द प्रेसिडेंट में डेलीगेट एडिशनल पावर क्या, एंड लो द डायरेक्टर टू सैंक्शन अप टू 10 लाख। तो 5 लाख से 10 लाख की शक्ति देने का अधिकार किसको है, प्रेसिडेंट को। तो डीएफपीआर क्या कहती है कि जो एक्स्ट्रा अथॉरिटी को एक्स्ट्रा जो शक्ति देने की जो पावर डेलीगेट कर रहा है वो प्रेसिडेंट ही है। थर्ड पे आते हैं द प्रेसिडेंट में रिड्यूस द पावर ऑलरेडी डेलीगेटेड टू एन अथॉरिटी। यहां आपने पढ़ा कि जो पावर है उसको एक्स्ट्रा किया। अब हम अगले में पढ़ने जा रहे हैं कि जो पावर थी ऑलरेडी डेलीगेटेड थी, डेलीगेटेड क्या होता है, दी हुई पावर, उसको हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो आइए सीधा एग्जांपल पे चलते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी हैज द पावर टू अप्रूव एक्सपेंडिचर ऑफ 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए एक्सपेंडिचर को पावर है, ज्वाइंट सेक्रेटरी जेएस कर सकता है अप्रूव, ठीक है। तो प्रेसिडेंट की ये पूरी पावर है कि ही कैन रिड्यूस दिस लिमिट टू 10 लाख इफ रिक्वायर्ड। तो अगेन इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। आपने देखा वो रिलैक्स भी कर सकता है, आपने देखा वो इंक्रीज भी कर सकता है डेलीगेटेड अथॉरिटी को, और आपने देखा वो रिड्यूस भी कर सकता है। तो अब फोर्थ में देखते हैं, ही मे इंपोज एडिशनल कंडीशंस। अच्छा, तो क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, फोर्थ में वो कहता है वो एडिशनल कंडीशंस भी लगा सकता है। द प्रेसिडेंट कैन ऐड एक्स्ट्रा रूल और कंडीशन दैट एन अथॉरिटी मस्ट फॉलो even if those conditions are not written in the rules। देखिए जब आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज ऑन द सेम सीट ऑफ द प्रेसिडेंट, समझ लो कि ठीक है कि एक बच्चा है, बच्चा पढ़ने में सफल है और लेकिन पैसे देने में सफल नहीं है, ठीक है, वो नहीं पे कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में प्रिंसिपल के पास क्या पावर है कि वो उस बच्चे को उस स्कूल में पढ़ा सकता है विदाउट टेकिंग एनी सिंगल चार्ज। क्यों, बिकॉज ही कैन सी द कैपेबिलिटी ऑफ दैट स्टूडेंट। उसी प्रकार प्रेसिडेंट के अंदर हर प्रकार की पावर है, तो क्यों कहता है एडिशनल कंडीशन भी तो इंपोज कर सकता है। उसी प्रकार से कहता है कि ही कैन ऐड एक्स्ट्रा रूल और कंडीशन दैट एन अथॉरिटी मस्ट फॉलो। चाहे कंडीशन नहीं लिखी हुई हो उस बच्चे के लिए, फिर भी प्रिंसिपल के पास वो अथॉरिटी है कि किसी भी बच्चे को वो ले सकता है, वेदर इट इज द ईएमएस कोटा, ईएमआरएस कोटा और नॉट, ये कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। आपको पता है कि जैसे SC ST को ले लेते हैं, माना वो कोई SC ST नहीं है, जनरल में भी जरूरी नहीं है कि सबके सब अमीर होते हैं, बच्चा गरीब था लेकिन पढ़ने के काबिल है और पे नहीं कर पा रहा, तो इट इज द अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल, ही कैन गेट द स्टूडेंट इन द स्कूल विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। उसी प्रकार कह रहा है कि अगर कंडीशन नहीं भी लिखी हुई रिटर्न, तो भी प्रेसिडेंट एक्स्ट्रा रूल कंडीशन बना सकता है, भाई ये उसका अधिकार है। ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। ए डिपार्टमेंट इज अलाउड टू परचेज इक्विपमेंट अप टू 15 लाख रुपए, 15 लाख का इक्विपमेंट परचेज करने का डिपार्टमेंट का अधिकार है। बट प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, मे इंपोज एन एक्स्ट्रा कंडीशन, वो एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा सकता है, एवरी परचेज अबव 10 लाख मस्ट ऑल्सो अप्रूव। वो कहता है कि 10 लाख से ऊपर अगर भैया आपको इक्विपमेंट लेना है ना, तो जाओ फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले अप्रूव करवा के आओ। ये कंडीशन किसने लगाई, प्रेसिडेंट ने। तो सारे के सारे डिपार्टमेंट और मंत्रालय इस बात को फॉलो अप करेंगे कि यस, जैसे ही 10 से 11 लाख भी हुआ तो हम भागते भागते फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाएंगे। क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट ने एडिशनल कंडीशन लगाई है। एज पर रूल वी हैव टू, द डिपार्टमेंट और द मिनिस्ट्री have to approve that
बिफोर सैंक्शनिंग, ठीक है। और सैंक्शनिंग पावर के पास किसके पास चले जाएंगे? फाइनेंशियल एडवाइजर के पास, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट ने उसको बोला है। प्रेसिडेंट में विड्रॉ ऑल एंड एनी ऑफ द डेलीगेटेड पावर। अब लास्ट इसकी कहता है कि वो तो भैया विड्रॉ भी कर सकता है, वो डेलीगेट भी कर सकता है। तो प्रेसिडेंट कैन टेक बैक फाइनेंशियल पावर फ्रॉम एन अथॉरिटी, पार्शियली भी ले सकता है और कंप्लीटली भी ले सकता है फाइनेंशियल पावर। अगर एक अथॉरिटी कोई मिसयूज कर रही है फाइनेंशियल पावर का, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? ही में विड्रॉ इट्स सैंक्शनिंग पावर एंटायरली, या तो वो सारी की सारी खत्म कर देगा। द अथॉरिटी वुड देन हैव नो पावर टू अप्रूव फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर। कोई एक्सपेंडिचर के लिए अथॉरिटी के पास पावर नहीं है। आप बात को समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंट उसको विड्रॉ भी कर सकता है, क्योंकि अगर उसे ये लग रहा है कि जो फाइनेंशियल पावर मैंने इस व्यक्ति को दी है वो इसका मिसयूज कर रहा है, तो वो कहेगा चलिए जाइए, यू प्लीज बी आउट ऑफ दिस सीट। तो मैं आपको जो पढ़ा रही हूं, मैं आपकी पढ़ाई का मिसयूज नहीं करना चाहती, आपके समय का मिसयूज नहीं करना चाहती विदाउट टेकिंग एनी चार्ज। आई वांट दैट। कई स्टूडेंट ऐसे हैं, दे आर नॉट एबल टू गिव द बिग पॉकेट्स ऑफ मनी टू द चार्जेस बीइंग गिवन। आपको पता है कि वो लेते हैं, पेड कोर्सेज होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उन स्टूडेंट्स तक, उन कैंडिडेट्स तक ये मेरी पढ़ाई ऐसे पहुँचे कि वो कैंडिडेट रैंक लेकर आए। तो प्लीज़ उसके लिए बस आपको करना क्या है, मेरी भी फीस है। वो फीस क्या है कि आपको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है, ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझाया समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। शेयर करेंगे तो उन लोगों तक पहुंचेंगे जिनको इसकी बहुत आवश्यकता है, जिन्हें समझ नहीं आ रहा, दे आर इन वेरी मेसी कंडीशन, और वो समझ पाएंगे। तो यहां तक हमने पढ़ लिया कि एक प्रेसिडेंट के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ, विच इज डेफिनेशन। डेफिनेशन में एडमिनिस्ट्रेटर आता है सबसे पहले। कौन होता है एडमिनिस्ट्रेटर? ओके, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए यूनियन टेरिटरी। तो आपने पहले याद करना है कि एडमिनिस्ट्रेटर का जो कंटेंट है, जो शब्द है, जो डेफिनेशन है, वो किससे संबंधित है? यूनियन टेरिटरी से, स्टेट से नहीं। आपने क्या पढ़ना है? स्टेट से नहीं। स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता, यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अब आप कहोगे मैम किसके अंडर आता है? तो हम क्या याद करेंगे अगर हमें क्वेश्चन आ गया कि यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर किसके अंदर आता है? तो दैट इज आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नो मैटर व्हाट टाइटल दे आर गिवन। Administrator of the Lakshadweep and Andaman Nicobar Island, even if they call Lieutenant Governor, is covered under this definition. हमें पता है कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। अब वहां पर उनको कुछ भी नाम दे दो भैया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये तो वही बात समझ लो, एक प्रकार से किसी का नाम है और नाम के आगे अगर निक नेम तुम कुछ भी दे दो, हमें इतना पता है कि यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर इसमें रिलेटेड है फर्स्ट डेफिनेशन में। नंबर 2 है एनेक्शर। एन एनेक्शर इज एन एडिशनल डॉक्यूमेंट अटैच्ड टू दीज रूल्स। फॉर एग्जांपल, इफ दीज रूल्स इंक्लूड एन एनेक्शर लिस्टिंग फाइनेंशियल पावर और फॉर्म्स, दैट अटैच्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड द एनेक्शर। तो कहता है एक एनेक्शर जो कि एक एडिशनल डॉक्यूमेंट अटैच करता है। आपको ये तो पता ही है, मुझे नहीं लगता कि आपको समझ नहीं है कि एनेक्शर क्या होता है। जो एडिशनल डॉक्यूमेंट होते हैं, जो हमारे रूल्स में आते हैं, जो हम अटैच करते हैं, उनको लिस्टिंग में फाइनेंशियल पावर के, उनको हम क्या कहते हैं? एनेक्शर। जो आपने एक्स्ट्रा पेजेस उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन किया, अटैच डॉक्यूमेंट किया। अगला कहता है एप्रोप्रिएशन, एलोकेशन ऑफ फंड्स टू कवर द एक्सपेंसेस ऑफ ए स्पेसिफिक सर्विस अंडर वोटेड और चार्ज सेक्शन ऑफ द बजट। देखो, सबसे पहले मीनिंग आपको वोटेड और चार्ज्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कि वोटेड क्या है? वोटेड हो गया पार्लियामेंट के अप्रूव के बाद जो एक्सपेंडिचर बनता है वो बनता है वोटेड। वो फंड क्या होता है? वोटेड फंड एक्सपेंडिचर करने के लिए दिया जाता है। और चार्ज जो पार्लियामेंट से रिलेटेड नहीं है, क्या है? सीएफआई से रिलेटेड है। सीएफआई कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, वो चार्ज्ड है। आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आप दिमाग से सिर्फ क्या याद करेंगे कि एलोकेशन ऑफ फंड्स टू कवर द एक्सपेंसेस ऑफ स्पेसिफिक सर्विस, जो भी स्पेसिफिक सर्विस है उसके खर्चे को कवर करने के लिए, किसी भी खर्चे को कवर करने के लिए जो फंड को एलोकेट किया जाता है, जो फंड को एलोकेशन की जाती है, वो किसके अंडर आती है? 2 प्रकार के सेक्शन के अंदर आती है। नंबर 1 होता है वोटेड और नंबर 2 होता है चार्ज्ड। जैसे पार्लियामेंट ने अप्रूव किया 50 करोड़ रुपया एजुकेशन के लिए, ठीक है, एजुकेशन के लिए 50 करोड़ रुपया पार्लियामेंट ने अप्रूव किया अंडर वोटेड सेक्शन।
दैट अप्रूव्ड अमाउंट इज द एप्रोप्रिएशन फॉर एजुकेशन। तो आप क्या कहेंगे कि ये मुझे एप्रोप्रिएशन ऑफ एजुकेशन फॉर एजुकेशन के लिए बिना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आप ये सोच रहे होगे कि मैडम एप्रोप्रिएशन किस किस चीज की भला है। तो चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ। एप्रोप्रिएशन क्या होता है? जब बजट, वैसे मैं आपको लिखित में विस्तार में एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड यू। देखिए मेरी क्लासेस भी चलती हैं, सो आई एम नॉट आउट ऑफ द स्टूडेंट्स, लेकिन क्योंकि मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं उन स्टूडेंट्स तक ये कंटेंट भेजना चाहती हूँ जो क्लासेस में आने के काबिल नहीं है, एंड दे आर ऑल्सो नॉट एबल टू गिव एनी चार्जेस, बट दे आर कैपेबल ऑफ सिटिंग इन द एग्जाम। तो उस तरीके से मैं आपको एक एक चीज का कंटेंट क्रिएट करके आपके सामने लाऊंगी, जितना अच्छा होगा पढ़ाऊंगी, सो दैट आपके अंदर एक एक चीज ऐसे जाए कि एग्जामिनेशन वाले दिन एवरीथिंग शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द हैंड। ठीक है, तो आपके सामने क्या आ रहा है कि अप्रूव्ड अमाउंट इज द अप्रोप्रिएशन फॉर द एजुकेशन। अब मैं आपको आगे भी क्लियर करूंगी अप्रोप्रिएशन और री अप्रोप्रिएशन दो प्रकार की क्या चीजें होती है। देखिए, जैसे पार्लियामेंट अप्रूव करता है बजट हेड में कि एक मोटा पैसा उसने अप्रूव किया, जैसे 50 करोड़ का दे दिया। ठीक है, अब 50 करोड़ का उसने वोटेड सेक्शन से दिया। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि वोटेड में क्या होता है, पार्लियामेंट अप्रूव जो पैसा करता है, अप्रूव करता है, उसको वोटेड में डाला जाता है। ठीक है, तो वो अमाउंट जो होता है वो एजुकेशन के लिए अप्रोप्रिएशन हो गया। अप्रोप्रिएशन यानी एजुकेशन एक मेन मेजर कंटेंट है, एक मेन मेजर हेड है, एक मेन मेजर हेड है जिसका एजुकेशन मेजर हेड है। ठीक है, मेजर हेड का मतलब जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री लेते हैं। ठीक है, चलिए आसान तरीके से आपको बताती हूँ। मैंने एजुकेशन मिनिस्ट्री लिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री में मेजर हेड क्या बना दिया, एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन के लिए सरकार ने हमको वोटेड का मतलब पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव करके क्या दिया, एप्रोप्रिएशन दिया। अब एप्रोप्रिए वो पैसा दिया, तो पैसे को जब हम एजुकेशन के लिए रखते हैं तो उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन फॉर एजुकेशन। वो आगे प्राइमरी यूनिट ऑफ हेड होता है, यानी एक एक एजुकेशन के कंटेंट को नीचे तोड़ा जाता है। एजुकेशन से किस तरीके से आगे आगे विभागों में वो विभाजित होगा ना, आई विल एक्सप्लेन एवरी नूक एंड कॉर्नर इन द स्लाइड्स। ठीक है, तो आप ये याद कर लो कि वोटेड सेक्शन में जो पैसा मिला वो अप्रूव्ड अमाउंट इज द एप्रोप्रिएशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो प्राइमरी यूनिट ऑफ हेड है, हेड के अंडर पैसा जो दिया जाता है वो वोटेड होता है। और वोटेड और चार्ज, किसी भी प्रकार से मुझे पैसा चाहिए तो एलोकेशन ऑफ फंड जो है इसके एक्सपेंसेस में आता है। फिर हमने बात की कंपिटेंट अथॉरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द अथॉरिटी दैट हैज द लीगल पावर टू टेक द डिसीजन अंडर द। देखिए, हर चीज के लिए एक लीगल पावर दी हुई है अथॉरिटी को। तो दिस कैन बी द प्रेसिडेंट, या तो वो प्रेसिडेंट है जो आप पढ़ते आए हो पीछे से, और एनी अथॉरिटी टू हुम द प्रेसिडेंट हैज डेलीगेटेड द पावर, और कोई भी अथॉरिटी जिसे प्रेसिडेंट ने वो पावर दे दी वो भी कंपिटेंट अथॉरिटी बन गया, या प्रेसिडेंट स्वयं कंपिटेंट अथॉरिटी है। तो इफ द प्रेसिडेंट डेलीगेट पावर टू द सेक्रेटरी टू अप्रूव एक्सपेंडिचर अप टू 10 लाख तक का एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी को अगर वो डेलीगेट करता है तो क्या होगा, सेक्रेटरी बिकम्स अ कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर सच अप्रूवल। अप्रूवल को पास कराने वाली कंपिटेंट अथॉरिटी कौन हो जाएगी, कौन हो जाएगी, नॉट प्रेसिडेंट, कौन हो जाएगी, जो प्रेसिडेंट ने जिसे किया, कौन था, सेक्रेटरी। जो सेक्रेटरी को एक्सपेंडिचर 10 लाख का करने के लिए उसका आप उसने नॉमिनेट कर दिया, उसने अप्रूव कर दिया कि ये डेलीगेट कर दिया, सॉरी, कि एक्सपेंडिचर आप करोगे, सैंक्शन। तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो मतलब पता है। देखो, हर रूल में हम ये याद करेंगे, एवरी रूल हैज द सेम कंटेंट, एनी मिनिस्ट्री, एनी डिपार्टमेंट, सेक्रेटेरिएट और द ऑफिस दैट इज लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल। एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल जो आप याद करोगे, उसके फर्स्ट शेड्यूल में जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हैं, इंक्लूडिंग द वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट, दे ऑल आर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सारे के सारे डिपार्टमेंट उसी के अंडर आते हैं। मेन बात, अगर वो आपसे प्रश्न पूछ ले कि सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं वो किसके अंडर आते हैं, तो आपको याद क्या करना है, शेड्यूल कौन सा है, फर्स्ट, और ये कौन से रूल में, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल में आते हैं। नंबर एफ में हम बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्या है फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, इन डिपार्टमेंट वेयर द इंटेग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर सिस्टम इज यूज्ड। अगर किसी डिपार्टमेंट में इंटेग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, वो सिस्टम है, तो क्या करता है आईएफए, आईएफए में एक्सरसाइज सम पावर ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री बट अंडर इट सुपरविजन। तो कहता है अपने ही सुपरविजन में वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के बिहाफ पर, ठीक है, निर्णय ले सकता है शक्तियों का।
ठीक है, इन द डिफेंस मिनिस्ट्री द IFA मे अप्रूव सर्टेन एक्सपेंडिचर इंस्टेड ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री डायरेक्टली। तो मिनिस्ट्री डायरेक्टली उसका एक्सपेंडिचर को अप्रूव करे, उससे अच्छा है कि वो IFA सिस्टम वहां पर है डिफेंस में, वो जाके एक्सपेंडिचर को अप्रूव करवाता है। इस प्रकार से वो कह रहा है कि किसी भी डिपार्टमेंट में अगर IFA सिस्टम है तो वो ऑन बिहाफ ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है, अगर IFA नहीं है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ये कार्य पूर्ण करता है। हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD आपको पता है, हम सब इससे जानते हैं कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होता है। तो ये कहता है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट एन ऑफिसर डिक्लेयर्ड एज HOD फॉर ए पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट और ग्रुप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। कहता है कि एन ऑफिसर जो डिक्लेयर कराया जाता है HOD के रूप में, HOD के रूप में जो डिक्लेयर होता है फॉर ए पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट में जैसे पर आपको याद क्या करना है कि HOD होता कौन है, नॉट बिलो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल और इक्विवेलेंट। वो डिप्टी सेक्रेटरी लेवल या उसके इक्विवेलेंट से बिलो नहीं होना चाहिए। आपको मेन बात ये याद रखनी है कि वो HOD होता है, ठीक है, पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट या ग्रुप ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के लिए। द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मे बी डेजिग्नेटेड एज HOD फॉर ASI's फाइनेंशियल पावर्स। तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको HOD भी बनाया जा सकता है, किसके लिए, फाइनेंशियल पावर के लिए। अब कहता है ये था HOD, अब हमने करना है हेड ऑफ ऑफिस। ए गस्टेड ऑफिसर हु इज डिक्लेयर्ड एज अ हेड ऑफ ऑफिस एंड वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी HOD के अंडर या UT यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर या मंत्रालय का या डिपार्टमेंट का HOD, उसके अंडर जो गस्टेड ऑफिसर होता है वो क्या कहलाता है, HOO हेड ऑफ ऑफिस। HOD जो जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी लेवल, ठीक है। तो वापस आते हैं, तो कहता है जैसे सेक्शन ऑफिसर, गस्टेड ऑफिसर सेक्शन ऑफिसर होता है, और द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द फील्ड यूनिट हु इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज HOO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे फाइनेंशियल। अब छोटे मोटे काम जो हैं वो तो भैया हम हेड ऑफ ऑफिस से करवा ही सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या फाइनेंशियल वर्क के। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में तो आप जानते ही हैं कि इसका डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट लाइक एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक अफेयर, रेवेन्यू, दे ऑल आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट याद करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, ये सारे क्या होंगे, ये सारे इसके डिपार्टमेंट्स होंगे। अब आती है बात प्रोजेक्ट की। क्या होता है प्रोजेक्ट, कहते हैं वन टाइम एक्सपेंडिचर दैट क्रिएट्स कैपिटल असेट और गिव्स फाइनेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट, जो कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं, वन टाइम एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, जो एक बार में हमें कोई खर्चा करना है, ठीक है, और कैपिटल एसेट वो क्रिएट करता है और फाइनेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट देता है उस प्रोजेक्ट को, और उसकी एक सेपरेट एक्टिविटी होती है, उसको हम स्कीम के अंदर डालते हैं, वो होता है प्रोजेक्ट। यानी आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, जैसे बिल्डिंग के न्यू गवर्नमेंट ऑफिस, ये एक बिल्डिंग के न्यू गवर्नमेंट ऑफिस आपका प्रोजेक्ट है, ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसे पूरा करना है हमने। या कंस्ट्रक्टिंग एक ब्रिज आपने बनाना है, दैट इज अगेन ए प्रोजेक्ट। सेटिंग अप ऑफ ए सोलर प्लांट, दैट इज अगेन एन इट इज ए प्रोजेक्ट, बिकॉज दे इन्वॉल्व वन टाइम स्पेंडिंग एंड क्रिएट असेट। आपका असेट क्रिएट होगा, आपने ब्रिज बनाया, हमेशा के लिए वो असेट बन गया आपका, लेकिन वन टाइम स्पेंडिंग है, तो इन चीजों को हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट। क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट। चलिए आज का हम लास्ट करते हैं अभी के लिए रीअप्रोप्रिएशन। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट टू अनदर विद इन द सेम सेक्शन रेवेन्यू और कैपिटल ऑफ द ग्रांट। तो मैंने आपको पहले बताया कि मैं और भी खोल के आपको इसको क्लियर करूंगी कि एप्रोप्रिएशन जो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी यूनिट ऑफ हेड होता है, प्राइमरी यूनिट ऑफ हेड में आप समझिए अच्छी तरह मेरी बात को कि प्राइमरी यूनिट ऑफ हेड में जो पैसा दिया गया तो उसके साथ ही एक और जगह पे हमने पैसा लगाया। जैसे आपको एग्जांपल से क्लियर करती हूँ, देखो कहता है दो प्रकार के खर्चे हैं, एक है ऑफिस का खर्चा, ऑफिस एक्सपेंसेस जो ऑफिस के ऊपर लग रहा है, एक खर्चा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब कहता है ऑफिस एक्सपेंसेस का आप एग्जाम्पल ले लो, उसको 30 लाख रुपए मिले, ठीक है, उसको 30 लाख रुपए मिले खर्चे के लिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी 30 लाख रुपए खर्चे के लिए मिले। जब ऑफिस एक्सपेंसेस का खर्चा किया गया, ठीक है, तो ये किसके अंडर मिले, एप्रोप्रिएशन के अंडर मिले। ओके, ऑफिस एक्सपेंसेस के खर्चे में 30 लाख रुपए में से उसका कार्य पूर्ण हो गया 20 लाख में। अब मेरे पास 10 लाख रुपए बल्क में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इसको भी 30 लाख मिले थे, इसके पास 10 लाख रुपए हो गए कम,
यानी जो ये आईटी का कार्य चल रहा था उसको पूर्ण करने के लिए 10 लाख रुपए की कमी पड़ गई। अब मैं क्या करूंगा? क्या आईटी का काम मैं रोक दूंगा? तो सरकार ने ये योजना बनाई हुई है कि अगर एक ही हेड में सेम सैंक्शन में रेवेन्यू या कैपिटल ऑफ द ग्रांट में जो ग्रांट दी जाती हैं उस ग्रांट में है वन प्राइमरी यूनिट के पास अगर पैसा ज्यादा है तो वो अपने फंड को ट्रांसफर कर सकता है दूसरे यूनिट में ताकि वो प्रयोग हो जाए। ये एक्स्ट्रा नहीं सरकार दे रही, उसी में से निकाल के उसने उसको दे दिया। सो इफ 5 लाख इज मूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सपेंसेस वाले में टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद इन द रेवेन्यू सेक्शन, मैंने आपको बताया ना या वो कैपिटल सेक्शन में होगा या रेवेन्यू में, दैट इज द रीअप्रोप्रिएशन। तो रीअप्रोप्रिएशन क्या है? शिफ्टिंग ऑफ द फंड, यानी एक जगह में जब जरूरत पूरी हो गई और दूसरी जगह में जरूरत क्रिएट होती है तो उसको कहते हैं रीअप्रोप्रिएशन। समझ आ गई? तो आज के लिए मैं आपको इतना ही कंटेंट के ऊपर समाप्ति कर रही हूँ। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली। अगर आपको पसंद आया है, आपको समझ आ रहा है, तो डेफिनेटली मैं आपको आगे इसी तरीके से समझाऊंगी और बहुत बहुत सारे एमसीक्यू दे के माइंड को इतना हम शार्प कर देंगे कि इजिएस्ट वे में आप एग्जाम को करके दिखाएंगे विद रैंक 1। सो टेक केयर एंड लर्न ऑल दीज विदाउट फेल। बाय।